यूपी के प्रयागराज में इफ्को की यूरिया बनाने में वाली फैक्ट्री में अमोनिया गैस के रिसाव से 2 अधिकारियों की मौत हो गई, जबकि 24 से ज्यादा कर्मचारी घायल हो गए। बताया यह भी जा रहा है कि इसमें 14 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया गया कि रात करीब 12 बजे यह हादसा हुआ और उस वक्त वहां 100 से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे थे। हादसे के बाद इस प्लांट को तुरंत बंद किया गया। बताया गया कि अगर प्लांट बंद नहीं किया जाता तो यह हादसा और बड़ा हो सकता था। इलाके के लोगों ने वहां काम करने वाले अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। बताया गया कि पिछले 2 साल में करीब 5 बार वहां गैस लीक होने की घटनाएं हो चुकी हैं। हादसे के बाद पुलिस और प्रशासन के कई बड़े अधिकारी वहां पहुंच गए। अजीत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अजीत, बड़ी लापरवाही सामने आई है इस घटना में। देखिए, बिल्कुल जसप्रीत, ये प्रयागराज में यूरिया बनाने की एशिया की सबसे बड़ी कंपनी है इफ्को। यहाँ 2 अफसरों की मौत हो गई है, जिसमें 2 अफसर 24 लोग गंभीर रूप से घायल थे, जिसमें 14 की हालत गंभीर बताई जा रही है। और निश्चित तौर पर लापरवाही है। अगर 2 साल में कई बार आपकी फैक्ट्री में गैस का रिसाव होता है तो जो कर्मचारी वहाँ काम कर रहे हैं, जो मजदूर काम कर रहे हैं, उनकी जान से आप खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि बड़ी कंपनियों में अक्सर ये होता है कि वो लापरवाही बरतती, क्योंकि फैक्ट्री के अंदर आम लोगों को जाने की इजाजत नहीं होती। इस बार भी यही हुआ। रात 12 बजे के पास जो लीकेज पंप होता है उसमें लीक हुआ, जिसकी वजह से 24 लोग की बीमार हुए, जिसमें से 14 की हालत गंभीर और 2 अधिकारियों की उनके यहाँ अभिनंदन की और एक व्यक्ति की और मौत हो गई। हालांकि जो आला अधिकारी हैं, प्रयागराज के जिलाधिकारी समेत सभी लोग पहुंचे हैं वहां और जांच के आदेश दे दिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यही कि आखिर किस लापरवाही की वजह से बार बार आपकी फैक्ट्री में गैस लीकेज होता है। जो वहां काम कर रहे लोग होते हैं उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं फैक्ट्री और फैक्ट्री के उन आला अफसरों पर जिनकी देखरेख में सारा काम होता है। और निश्चित तौर पर चूंकि अमोनिया गैस का रिसाव होता है तो काफी, अगर रात का वक्त था, अगर यही दिन में होता तो निश्चित तौर पर बहुत सारे कर्मचारी इसकी चपेट में आते। बिल्कुल अजीत, आपने बताया कि 2 साल में कई घटनाएं हो चुकी है। ऐसे में जो फैक्ट्री मालिक है उनकी जवाबदेही तय होती है। क्या बड़े अधिकारियों से कोई बातचीत हो पाई है? देखिए, जो प्रयागराज के जिलाधिकारी हैं भानु गोस्वामी, उनसे हमारी थोड़ी देर पहले बात हुई तो उनका साफ तौर पर ये कहना है कि हम उनको नोटिस भेजेंगे और इसमें हम पूरी जांच पुटअप करेंगे। हमारे अफसर जाएंगे वहाँ, कई अधिकारी वहाँ पर जो लोकल एसडीएम्स हैं, जो लोकल पुलिस अफसर हैं, वो वहाँ पर पहुंचे हैं। पूरे मामले की जांच की जा रही और जो 14 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिससे उन्हें जहाँ अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहाँ सीएमओ समेत सभी आला अधिकारी पहुंचे हैं। किसी की कोई दिक्कत ना हो। और सीएम दफ्तर से भी इस बात को कहा गया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी सीधे तौर पर कहा गया है कि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, सभी को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराया जाए और सभी अधिकारी मौके पर जाए और देखें आखिर क्या स्थिति है। जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जसप्रीत। अजीत, आप नजर बनाए रखिए, लौटेंगे आपके पास। गुजरात में एक नई तरह की बीमारी ने मुश्किलें बढ़ा दी है। ये बीमारी उन लोगों में देखने को मिल रही है जो कोरोना की चपेट में है या उससे उबर चुके हैं। परेशान करने वाली बात यह है कि इस बीमारी की चपेट में आने वाले लोगों की मौत की संभावना 50% तक है। अहमदाबाद और राजकोट में इस बीमारी की चपेट में कई लोग आ चुके हैं, जबकि वडोदरा में इस बीमारी की वजह से एक आदमी की मौत हो गई। बताया गया कि इस बीमारी के लक्षण भी कुछ कोरोना जैसे ही हैं और लोगों को सरदर्द, बुखार और सांस लेने में तकलीफ के साथ साथ चेहरे पर सूजन की शिकायत भी देखने को मिल रही है। से आपकी इम्यूनिटी एकदम कोरोना से डिस्चार्ज होने के बाद भी कम हो जाती है, तो ये एक फंगस को फैलने का एक वातावरण मिल जाता है। इसलिए ये फंगस इम्यूनो सप्रेसेंट जो पेशेंट होते हैं उसमें ये फास्ट फैलती है और ये फिर शरीर के नाक में, ब्रेन्स में, आंतों में, फेफड़ों में, सभी जगह पे ये धीरे धीरे ये नुकसान करती है। तो कोई भी अर्ली सिम्टम्स दिखाते हो, सपोज़ रिकवर्ड होने के बाद में आपको माथे में दुखाव है, वापस से सर्दी होना है, बुखार है और दूसरा कोई भी ऐसा अनयूजुअल सिम्टम्स लगे तो आप डे 1 पे ही डॉक्टर की सलाह मुजब से उसका ट्रीटमेंट चालू कर दें। दिल्ली की सीमा पर चल रहे किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए जा रहे कुछ किसानों ने यूपी के रामपुर में हंगामा शुरू कर दिया। सैकड़ों किसानों ने पुलिस की टीम को घेर कर हमला किया और पुलिस वालों की गाड़ियां तोड़ दी, जिसमें मुरादाबाद के एसएसपी जख्मी हो गए। घटना मुरादाबाद और रामपुर जिलों की सीमा पर हुई। दोनों जिलों की पुलिस किसानों को दिल्ली की तरफ जाने से रोकने के लिए तैनात थी, लेकिन किसान अचानक उग्र हो गए। पहले एसपी की गाड़ी को उन्होंने घेर लिया और फिर अचानक तोड़फोड़ शुरू कर दी। बचने के लिए एसपी कार से उतरकर भागे और तभी उन्हें बाकी पुलिस वालों ने घेर कर सुरक्षित किया। अगले ही पल एसपी की गाड़ी का दरवाजा खोलकर कुछ किसानों ने कार को कब्जे में लेने की कोशिश की। उपद्रवियों के इरादे समझते ही ड्राइवर ने रिवर्स गियर में गाड़ी दौड़ाकर खुद को बचाया। पुलिस के सामने ही दिल्ली जाने की जिद पर अड़े किसान हंगामा करते रहे, लेकिन पुलिस ने बल का प्रयोग नहीं किया। गुस्साए किसानों का हंगामा बढ़ता गया।
किसानों के नेताओं और पुलिस वालों के बीच तीखी नोकझोंक चलती रही। पूरा हंगामा नेशनल हाईवे नंबर 24 पर हुआ, जो सीधा दिल्ली पहुंचता है। लेबनान की राजधानी बेरूत में सैकड़ों लोगों ने मिलकर आसमान में जलती हुई कागज की लालटेन छोड़ी और अगस्त के महीने में हुए धमाके में मारे गए लोगों को याद किया। वहां एक बंदरगाह पर जमा केमिकल के भंडार में धमाका होने से लगभग 200 लोगों की जान गई थी, जिनकी याद में बेरूत में हजारों लोग सड़क पर जमा हुए और आसमान में जलती हुई लालटेन को छोड़कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस बीच वहां एक क्रिसमस ट्री की आकृति भी रखी गई, जिस पर उस दर्दनाक हादसे की झलक नजर आई। आम लोगों के अलावा वहां फायर ब्रिगेड और अलग अलग तरह की आपदाओं से निपटने वाली फोर्सेस ने भी धमाके में मरने वालों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी पर भी क्रिसमस ट्री बनाया और उसे दमकल कर्मियों की ड्रेस से सजाया। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए रूप के फैलने का पता चलने के बाद भारत अलर्ट हो गया। इसलिए देश के कई एयरपोर्ट्स पर चौकसी बढ़ा दी गई ताकि वहां से भारत पहुंच रहे यात्रियों की वजह से बीमारी न फैले और हालात को बिगड़ने से बचाया जा सके। इसकी एक तस्वीर गुजरात के अहमदाबाद में मौजूद सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से भी सामने आई, जहां ब्रिटेन से आए यात्रियों की सबसे पहले थर्मल स्क्रीनिंग की गई। उसके बाद उनका कोरोना टेस्ट कराने के लिए आगे की प्रक्रिया शुरू की गई। यात्रियों के RT-PCR टेस्ट किए जा रहे हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से यात्रियों के लिए काफ़ी कुछ व्यवस्थाएं की गई है। रिपोर्ट सामने आने के बाद 275 यात्रियों में 5 लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हो गई। उन्हें इलाज के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ इसी तरह के इंतजाम मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी देखने को मिले, जहां ब्रिटेन के विमान के एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद वहां से आए लोगों को CISF और मुंबई पुलिस की निगरानी में क्वारंटीन कर लिया गया। उन्हें विमान से उतरने के फौरन बाद कुछ बसों की मदद से होटल ले जाया गया। एयरपोर्ट पे कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। BST के दर्जनों बस एयरपोर्ट पे हैं। अपने करीबियों को घर ले जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे लोग परेशान होते दिखे। बोल रहे हैं होटल में ले जा रहे हैं, कौन से होटल में ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं, क्या करेंगे कुछ पता नहीं है। एयरपोर्ट स्टाफ ने बीमारी के खतरे को देखते हुए PPE किट पहनकर अपनी ड्यूटी की। वैसे तो भारत सरकार पहले ही ब्रिटेन से आने और जाने वाली सभी उड़ानों पर 22 से 31 दिसंबर तक रोक लगा चुकी है। फिर भी एहतियातन मुंबई के नगर निगम BMC ने भी कोरोना वायरस के नए रूप से लोगों को बचाने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए, जिनके मुताबिक जो भी यात्री यूरोप और मध्य पूर्व के देशों से मुंबई पहुंचे हैं, उन्हें 7 दिनों के लिए होटल में क्वारंटीन किया जाएगा। इन लोगों का हफ्ते भर के अंदर कोरोना का RT-PCR टेस्ट करवाया जाएगा। यात्रियों को कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी अपने घर पर 1 हफ्ते के लिए क्वारंटीन रहना जरूरी होगा और जिस शख्स में कोरोना के लक्षण मिलेंगे उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा जाएगा। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद होटल से लेकर कोरोना जांच तक के सारे खर्च यात्रियों को ही उठाने होंगे। शिखर धवन का डायलॉग बोलने वाला एक वीडियो वायरल हो रहा है। शिखर धवन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो अमिताभ बच्चन की फिल्म कालिया का एक डायलॉग बोलते नजर आए। कौन हो तुम? हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते। जहां खड़े हो जाते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है। दिल्ली पुलिस ने मुंडका से पूर्व विधायक रामबीर शौकीन को गिरफ्तार कर लिया। रामबीर 2018 में यूपी पुलिस की हिरासत से दिल्ली में फरार हो गए थे। उनके खिलाफ बदमाशों को भगाने समेत कई केस दर्ज हैं। अमेरिका के अगले राष्ट्रपति जो बाइडेन ने टीवी के सामने कोरोना की वैक्सीन लगवाई ताकि लोगों को यह भरोसा हो कि टीका सुरक्षित है। ठिठुरती ठंड के बीच सुबह दिल्ली में कई घंटों तक कोहरा छाया रहा। हाल ये रहा कि सुबह कोहरे की वजह से अक्षरधाम मंदिर तक नजर नहीं आया। अक्षरधाम मंदिर कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। गुजरात के गांधीनगर में हुए एक जोरदार धमाके की वजह से 2 मकान ढह गए। बताया गया कि यह धमाका जमीन के अंदर से गुजरने वाली एक गैस पाइपलाइन में रिसाव की वजह से हुआ। नीचे से जो पाइपलाइन जा रही है उसमें से गैस लीकेज हुआ है, उसकी वजह से ये हुआ है। धमाका इतना जबरदस्त था कि दोनों मकान मलबे के ढेर में तब्दील हो गए। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने वहां के कलेक्टर से बात कर मामले की जानकारी ली। 2 लोग एक्सपायर हो गए और 2 जन जाना नहीं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हुए एक बम धमाके में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। बम को एक कार में छिपाकर रखा गया था। एक दिन पहले भी वहां पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 8 लोगों की जान चली गई थी और 24 घंटे के अंदर हुए इस दूसरे धमाके ने वहां के लोगों को दहला दिया। जिस कार में धमाका हुआ उसके परखच्चे उड़ गए। धमाके के बाद सड़क पर बिखरे कार के मलबे को एक ट्रक में लादकर वहां से ले जाया गया। इसके बाद पूरे रास्ते को पानी से साफ किया गया। धमाका इतना जोरदार था कि उसकी वजह से सड़क पर गहरा गड्ढा हो गया। इस आतंकी हमले में जिन 5 लोगों की जान गई उनमें 4 डॉक्टर थे। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि यह हमला डॉक्टरों को निशाना बनाकर किया गया था।
یک دم انفجار شد. ما این صدا خوردیم و اون صدا میخوردیم پچک بالا شد. ما دیگه الان فعلا این گوشای موبایل अमेरिका के हवाई द्वीप समूह में मौजूद एक ज्वालामुखी अचानक फट गया, जिसकी वजह से कई किलोमीटर तक राख का गुबार छा गया। वहां के बिग आइलैंड नाम के टापू पर मौजूद इस ज्वालामुखी में 2018 में भी विस्फोट हुआ था, जिसने आसपास के 700 घरों को पूरी तरह तबाह कर दिया था। और अब एक बार फिर उसी किलाउया ज्वालामुखी में जोरदार विस्फोट हो गया। इस विस्फोट ने वहां रहने वाले लोगों को दहशत से भर दिया। इस ज्वालामुखी के फटने की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें कुछ में तो कई किलोमीटर दूर से ही खौलता लावा और राख का गुबार निकलता दिखा। धधकते लावे की वजह से वहां आंखों को चौंधिया देने वाली रोशनी नजर आई। बताया गया कि ज्वालामुखी के क्रेटर में पानी की एक छोटी झील मौजूद थी, जिसके खौलते लावे के संपर्क में आने पर वहां जोरदार धमाका हुआ और पूरा पानी भाप बनकर आसमान में करीब 9 किलोमीटर ऊपर तक पहुंच गया। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में ज्वालामुखी के अंदर खौलते लावे का फव्वारा फूटता दिखा। यही नहीं, ज्वालामुखी के फटने से वहां 4.4 तीव्रता का भूकंप भी आया, जिसने वहां के लोगों को बुरी तरह हिला दी। यूपी के आगरा से कुछ दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां सड़क पर चलती कार में आग लगने से 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया गया कि यमुना एक्सप्रेसवे पर उनकी गाड़ी की एक कंटेनर से जोरदार टक्कर हो गई, जिसके बाद उसमें भीषण आग लग गई। हादसे के बाद फायर ब्रिगेड वहां पहुंची और आग बुझानी शुरू कर दी। हालांकि तब तक कुछ बाकी नहीं रहा, क्योंकि पूरी गाड़ी आग का गोला बन चुकी थी। हादसे के वक्त कार के दरवाजे बंद थे और उसमें सवार लोगों को इतना भी वक्त नहीं मिला कि वो उससे निकल पाते। उन सभी की गाड़ी में ही जलकर मौत हो गई। 5 लोग वहाँ मौके पे ही उनको जल गए। भी आग की चपेट में आ गया और उससे भी धुआं उठता नजर आया। बाद में पुलिस और प्रशासन के कई अधिकारी वहां पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। कृषि सुधार कानूनों पर चल रहे घमासान के बीच कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर बहुत सी भ्रांतियां हैं। हकीकत जानने के लिए न्यूज़ 18 की टीम देश के अलग अलग हिस्सों में उन जगहों पर पहुंची जहां पिछले कई सालों से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जा रही है। इनमें यूपी का बुलंदशहर जिला भी शामिल है, जहां एक निजी कंपनी पिछले 10 साल से बड़े पैमाने पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवा रही है। बड़ी संख्या में किसान कंपनी के लिए पीली गाजर उगाते हैं। कंपनी के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर गाजर उगाने वाले किसानों की गिनती पिछले 10 साल में कई गुना बढ़ गई। खेती करने वाले किसानों का मानना है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उनके लिए फायदे का सौदा है। किसानों का दावा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की वजह से वो मंडियों और दलालों के जाल से बच गए। अब ये है कि पैसे मिलने ही मिलने हैं। पहले बीच वाले लोग जो थे वो पैसे खा जाते थे हमारे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत कंपनी बुआई से पहले ही किसानों से फसल का सौदा कर लेती है। उसके बाद बढ़िया क्वालिटी के बीज देने के अलावा बढ़िया तकनीक भी मुहैया कराती है। फिर फसल की कटाई होते ही पैदावार को खेत से उठाने का काम भी कंपनी ही करती है। कैमरे की लेंस जहां भी जाएगी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ पर 1262 बीघा माने 1262 बीघा की जो खेती है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए यहाँ पर होती है। जिस वक्त हमारी टीम गाजर के एक ऐसे ही खेत में पहुंची तो कंपनी के मजदूर खेत से गाजर की कटाई में लगे दिखे। सोइंग के पहले एक तो रेट डिसाइड हो जाता है, भाई ये रेट है। फिर हम उनको कहते हैं भाई ये आपको हम बीज देंगे, ये रेट होगा। बुलंदशहर के जिन गांवों में अब गाजर की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है, वहां कभी गन्ना उगाया जाता था, लेकिन गाजर की खेती शुरू होने के बाद किसानों की माली हालत में बड़ा सुधार आया है। लेकिन यूपी का बुलंदशहर अकेला ऐसा शहर नहीं है जहां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जा रही हो, बल्कि गुजरात में भी बरसों से कंपनियां ठेके पर किसानों से खेती करवा रही हैं। गुजरात का बनासकांठा ऐसे जिलों में है जहां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का चलन पुराना है। और फूड प्रोसेसिंग कंपनियां किसानों से उनकी फसल का बुआई से पहले ही सौदा कर लेती हैं। बनासकांठा की एक कंपनी गांव के किसानों से बड़े पैमाने पर आलू समेत कई सब्जियों की खेती करवाती है। किसान को न तो फसल का दाम बाजार में गिरने या बढ़ने का तनाव होता है और न ही मंडियों के चक्कर लगाने का झंझट। यहाँ तक कि कंपनी खुद ही खेतों में पहुंचकर किसान की फसल ले जाती है। 1 एकड़ में कम से कम 60-70 जाती हमने नेट प्रॉफिट रहता है। फूड प्रोसेसिंग का काम करने वाली कंपनियां किसानों को खेती की नई तकनीक भी मुहैया कराती हैं, जिससे उनकी फसल बेहतर होने के साथ ज्यादा भी होती है। इसीलिए बनासकांठा में ऐसी कंपनियों से सौदा करने वाले किसानों की गिनती हर साल तेजी से बढ़ रही है। जो रेट फाइनल होने के बाद फार्मर को कोई टेंशन नहीं होता है कि रेट गिर जाएगा, अब जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए किसानों को उनकी फसल का बेहतर दाम मिलता है और किसान मंडियों के जाल में फंसने से बच जाते हैं। मंदसौर में दबिश डालने गई पुलिस पर ही हमला हो गया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में अवैध शराब की सूचना पर दबिश देने गई पुलिस की टीम पर गांव वालों ने हमला कर दिया।
इस बीच गांव वालों ने पुलिस के 2 वाहनों को भी तोड़ दिया। लद्दाख के सांसद जामयांग सेरिंग ने लेह में 11,500 फीट पर आईटीबीपी के फिट इंडिया कैंपेन के तहत आयोजित की गई साइक्लोथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके में बनी दर्जनों झुग्गियों में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। इस बीच दमकल की 15 गाड़ियों ने आग बुझाई। नेपाल की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के पुष्प कमल दहल यानी प्रचंड खेमे ने पीएम केपी शर्मा ओली को पार्टी के चेयरमैन पद से हटा दिया। उनकी जगह माधव कुमार नेपाल को चेयरमैन बना दिया गया। हैदराबाद पुलिस ने ऑनलाइन ऐप से लोगों को अवैध तरीके से लोन का लालच देकर ठगने वाले गिरोह के 11 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया। इस गिरोह से पुलिस ने दर्जनों फोन, लैपटॉप समेत कई सामान बरामद किए। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में एक बैंक से पैसे निकालकर बाहर निकली मां बेटी आपस में ही बीच सड़क पर लड़ पड़ी। मां बेटी की हाथापाई का वीडियो वायरल हो गया। कृषि सुधार कानूनों के विरोध में 27 दिन से चल रहे आंदोलन के बीच कानून का समर्थन करने वाले किसान भी सड़कों पर उतर आए। यूपी के कुछ किसान संगठनों ने कानूनों के समर्थन में यात्रा निकाली, जिसकी वजह से नोएडा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया और घंटों तक गाड़ियां रेंग रेंग कर चलती रहीं। वो एक्सप्रेसवे जिस पर गाड़ियां हवा से बातें करती हुई चलती हैं, वहां चंद किलोमीटर की दूरी तय करने में लोगों को घंटों लग गए। पुलिस के बड़े अफसर जाम खुलवाने में लगे रहे। इस वक्त हम मौजूद हैं एक्सप्रेसवे पे। ट्रैफिक यहाँ पर स्लो हो गया है। ट्रैफिक यहाँ पर स्लो है, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कृषि सुधार कानूनों के समर्थन में किसान संघर्ष समिति से जुड़े किसान सड़कों पर उतर आए। ग्रेटर नोएडा से चली किसान यात्रा के लिए यूपी पुलिस ने एक्सप्रेसवे की एक लेन ब्लॉक कर दी, लेकिन दिल्ली की सीमा के पास किसानों को रोक दिया गया। नोएडा और दिल्ली को जोड़ने वाले चिल्ला बॉर्डर पर किसानों का एक धड़ा कई दिन से नए कानूनों के विरोध में धरने पर बैठा है। पुलिस को खतरा था कि नए कानूनों के समर्थक और विरोधी किसान आपस में भिड़ न जाएं। कोई यहाँ पे कानून व्यवस्था की स्थिति में पैदा हो, इसलिए हम लोग इनको जो अभी इधर से जा रहे हैं, इनको हम यहाँ पे जो महामाया है वहाँ पे रोक रहे हैं। पुलिस ने कानून समर्थकों को बॉर्डर पर ही रोक दिया। हालांकि किसानों के छोटे प्रतिनिधिमंडल को दिल्ली जाने की इजाजत जरूर दे दी। यूपी के सिद्धार्थनगर में कुछ लोगों ने मिलकर एक लड़के की जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बताया गया कि ये घटना तब हुई जब वो लड़का अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा। तभी आस पड़ोस के लोगों ने उसे पकड़ लिया और फिर उसकी बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। मारपीट का जो वीडियो सामने आया, उसमें कुछ लोग एक घर के अंदर उसे बुरी तरह पीटते दिखे। कोई उस पर दनादन लाठी चलाता दिखा तो कोई क्रिकेट बैट से उसे मारता नजर आया। मारपीट की वजह से वो लड़का जमीन पर गिर पड़ा, जिसके बाद कुछ लोग उसे लातों से पीटने लगे। हालांकि वहां मौजूद एक महिला ने उसे बचाने की कोशिश की, जिस पर मारपीट कर रहे लोग और भड़क गए। कुछ लोग तो महिला के साथ धक्का मुक्की करने लगे। बाद में उस महिला ने मारपीट पर उतारू लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। तभी वहां मौजूद एक महिला डंडा लेकर उस पर टूट पड़ी और बाकी लोग एक बार फिर उस लड़के पर टूट पड़े। मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। प्रेम प्रसंग का मामला है। पीड़िता की मां से जो तहरीर प्राप्त हुई है, उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। हालांकि अभी तक इस मामले में किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। ब्रिटेन में कोरोना के नए खतरे के बाद भारत सरकार ने यात्रियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए। सीएनबीसी टीवी 18 की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना की नई किस्म को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने कुछ अहम दिशा निर्देश जारी किए, जिनके तहत ब्रिटेन से आने वाले सभी यात्रियों पर खास नजर रखी जाएगी और एयरपोर्ट पर उनका RT-PCR टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। यही नहीं, जिनकी टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा। साथ ही पॉजिटिव शख्स से संपर्क में आने वाले सभी लोगों को क्वारंटीन किया जाएगा, जिनमें संक्रमित शख्स की सीट की लाइन से 3 सीट आगे और 3 सीट पीछे तक के लोग भी शामिल होंगे। इस टेस्ट के दौरान इस बात पर ध्यान दिया जाएगा कि पॉजिटिव शख्स को कोरोना की पुरानी किस्म से इन्फेक्शन हुआ है या नई किस्म से। इसके अलावा 9 दिसंबर से 23 दिसंबर के बीच जो भी लोग ब्रिटेन से आए हैं, उनका भी RT-PCR टेस्ट कराया जाएगा। माना जा रहा है कि कोरोना का यह नया रूप युवाओं के लिए ज्यादा खतरनाक है और तेज फैलता है। इसी बात को ध्यान में रखकर भारत सरकार ब्रिटेन से आने और जाने वाले सभी उड़ानों पर 22 से 31 दिसंबर तक रोक लगा चुकी। अमेरिका में रेस्टोरेंट जल्द ही लोगों को खाने में अजगर परोस सकते हैं। CNN के मुताबिक अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं कि क्या अजगर का मांस खाने के लिए सुरक्षित है। अगर नतीजे हक में आए तो फ्लोरिडा में रेस्टोरेंट को अजगर खिलाने की मंजूरी मिल सकती है। असल में पहले से ही वहां प्रशासन अजगरों के खात्मे के लिए एक अभियान चला रहा है, क्योंकि वहां अजगरों की बढ़ती आबादी जंगल के दूसरे जानवरों को निगलती जा रही है। और सिर्फ जानवरों के लिए ही नहीं, बड़े अजगर तो इंसानों के लिए भी खतरा बन गए हैं।
ऐसे में उनसे छुटकारा पाने के लिए अब इस बात पर विचार हो रहा है कि क्यों ना अजगर को खाने के तौर पर पेश कर दिया जाए ताकि उनकी आबादी पर काबू पाया जा सके। युद्ध के मंडराते खतरे के बीच अब ताइवान ने चीन को जवाब देने की पूरी तैयारी कर ली है। चीन को पछाड़ने के लिए ताइवान घातक पनडुब्बियों का बेड़ा तैयार करने में जुट गया है, जो समंदर से हमले की सूरत में चीनी जंगी जहाजों के लिए तबाही साबित होगी। ताइवान ऐसी 1-2 नहीं बल्कि 8 पनडुब्बियां तैयार कर रहा है, जो समंदर में कुछ इस तरह तैनात रहेंगी कि अगर चीन का कोई भी जंगी जहाज उसकी तरफ बढ़े तो उसे बीच में ही डुबोया जा सके। ताइवान की ये तैयारियां इसलिए भी अहम हैं क्योंकि चौतरफा घेरेबंदी से बौखलाया चीन लगातार ताइवान पर कब्जा करने की धमकियां दे रहा है। यही नहीं, चीन के जंगी जहाज और लड़ाकू विमान लगातार ताइवान के इलाके में घुसपैठ कर रहे हैं। कई बार तो दोनों के बीच झड़प होते होते बची है। ऐसे में ताइवान का ये बेड़ा चीन की मुसीबतें कई गुना बढ़ा देगा, क्योंकि अब उसके लिए ताइवान के आसपास भटकना भी आसान नहीं रह जाएगा। जम्मू कश्मीर में पहली बार हुए जिला विकास परिषद के चुनावों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और उसने 75 सीटों पर जीत दर्ज कर ली या उनमें बढ़त हासिल की, जबकि गुपकार सबसे बड़ा गठबंधन रहा और उसने 110 सीटों पर जीत दर्ज की या फिर उनमें बढ़त हासिल कर ली। कांग्रेस को 27 सीटें मिली, जबकि सबसे खराब प्रदर्शन जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का रहा, उसे सिर्फ 13 सीटों से संतोष करना पड़ा। निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत का आंकड़ा कांग्रेस से भी आगे रहा। इनमें कई नेता ऐसे भी थे जो अपनी पार्टियों से खफा होकर मैदान में उतरे और जीत हासिल की। ऐसा पहली बार हुआ है जब कश्मीर घाटी में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बीजेपी को जीत मिली है। बीजेपी को घाटी में 3 सीटें मिली है। चुनावी नतीजों से उत्साहित बीजेपी नेताओं ने जीत को पीएम को समर्पित किया। कश्मीर वैली की जीत नरेंद्र मोदी जी को समर्पित है। ये कौन कितना जीते हारे ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर इतना वोट आना। कश्मीर वैली में 2.9%, 1.6% हमें वोट आते थे, आज इतनी बड़ी तादाद में वोट आया है। और जिस तरह यहाँ के लोग अमन चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, पीस चाहते हैं, जमहूरियत चाहते हैं, ये जमहूरियत की जीत है, इंसानियत की जीत है, कश्मीरियत की जीत है। अनुराग ठाकुर जी, ये तो एक विशेष तौर पर एक आप अपनी कामयाबी के तौर पर भी देखते हैं कि आपने पूरी टीम को साथ लेकर के यहाँ जबरदस्त परफॉर्म करके दिखाया। देखिए, ये कामयाबी है जम्मू कश्मीर की जनता की, ये जीत है लोकतंत्र की। जनता ने जनतंत्र को मजबूत किया और मोदी जी के विश्वास को, जो हमेशा कहते थे कि पंचायती राज को मजबूत करना है, चाहे वो प्रधान के चुनाव हो, पंच के चुनाव हो, बीडीसी के चुनाव हो और अब जिला परिषद के चुनाव 70 सालों में पहली बार मिले। बहुत बड़ा मौका था जम्मू कश्मीर के पास। गुपकार गैंग के लोगों ने भटकाने का प्रयास किया, भ्रमित करने का प्रयास किया, लेकिन जनता ने बढ़ चढ़कर मतदान किया, रिकॉर्ड वोटिंग की। जो अपेक्षा नहीं थी लोगों को, पहले उसकी हुई जीत, रिकॉर्ड वोटिंग की जीत हुई, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की जीत हुई और बाद में पार्टी कोई जीते, हम जीतेंगे तो भी बहुत अच्छा है, तो कोई दूसरा जीतेगा तब भी चलता है। लेकिन मोदी जी का जो सपना था कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को और मजबूत करना है, ये उन लोगों के गालों पर तमाचा है जो आतंकवाद को बढ़ावा देना चाहते थे। इन चुनावों में जीत दर्ज करने वाले उम्मीदवारों को लोग बधाई देते हुए नजर आए। काउंटिंग सेंटरों के बाहर लोगों की काफी भीड़ जुटी हुई नजर आई और जीतने वाले उम्मीदवारों ने जमकर जश्न मनाया। साथ ही चुनाव के समय किए गए वादे पूरे करने का भरोसा दिया। हम इंडिपेंडेंट निकले, गरीब तरीके से अपना इलेक्शन लड़ा और मैं आवाम का बहुत शुक्रगुजार हूं, उन्होंने मेरा साथ दिया, हमने इलेक्शन जीता है। और जितने भी ये धोखेबाज पार्टियां रही हैं, तो आज से ऐलान जंग शुरू हो चुका है, इनको वहीं वापस भेजेंगे जहां से आए। यूपी के आजमगढ़ में भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर की डीएम ऑफिस के बाहर पुलिस वालों से जमकर बहस हो गई। चंद्रशेखर अपने समर्थकों के साथ एक दलित प्रधान की हत्या के मामले में ज्ञापन देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन वहां तैनात पुलिस वालों ने उन्हें दफ्तर में घुसने से रोक दिया। पुलिस की इस कार्रवाई से चंद्रशेखर और उनके समर्थकों का गुस्सा भड़क गया, जिसके बाद उन्होंने वहां हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान चंद्रशेखर भी पुलिस वालों को धमकाते नजर आए। आप जानते हैं मुझे, आराम से बात करिए, आप जानते हैं मुझे। काफी देर तक चंद्रशेखर और उनके समर्थक पुलिस से उलझे रहे। इस दौरान धक्का मुक्की भी शुरू हो गई। पुलिस की कार्रवाई से गुस्साए चंद्रशेखर ने एक अधिकारी को सत्ता का नशा उतारने की धमकी तक दे डाली,
जिसके बाद वो भी भड़क गया। ये नशा सस्ता का उतर जाए। अरे चलिए आप जाइए। हालांकि बाद में सीनियर अधिकारियों के बीच बचाव करने के बाद मामला शांत हो गया और डीएम को ज्ञापन सौंपने के बाद चंद्रशेखर वहां से चले गए। केरल के तिरुवनंतपुरम में राजभवन के बाहर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जिन्हें काबू करने में पुलिस के पसीने छूट गए। कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ राज्य मंत्रिमंडल में पारित प्रस्ताव पर चर्चा के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग की गई थी, जिसे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मंजूरी देने से इनकार कर दिया, जिसके विरोध में यूथ कांग्रेस के कई कार्यकर्ता राजभवन की ओर कूच कर गए। कुछ लोग पार्टी का झंडा थामे दिखे तो कुछ लोग मशाल लिए नजर आए, जिन्हें पुलिस ने बैरिकेड लगाकर आगे जाने से रोक दिया, जिसके बाद प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बैरिकेड को जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया। हालात बिगड़े तो पुलिस ने उन्हें तितर बितर करने के लिए उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। कुछ लोग तो इधर उधर भाग गए, लेकिन कई लोग सड़क पर ही डटे रहे और जैसे ही पानी की बौछार बंद हुई वो लोग फिर से बैरिकेड हटाने में जुट गए, जिसे देखकर पुलिस ने फिर से उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पुलिस की इन कोशिशों के बाद भी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां से हटे नहीं, बल्कि विरोध जताने के लिए सड़क पर ही धरने पर बैठ गए और नारे लगाने लगे। राजभवन के बाहर काफी देर तक उनका हंगामा चलता रहा। हालांकि बाद में सभी लोगों को समझा बुझाकर वहां से हटा दिया गया। दिल्ली से यूपी के गाजियाबाद जाने वाले हाईवे को किसानों के बंद करने की वजह से गाजीपुर बॉर्डर पर ट्रैफिक जैम में कई एम्बुलेंस फंस गई। हालांकि वहां से गुजरने वाले लोगों को परेशानी न हो इसलिए पुलिस ने रास्ते को डाइवर्ट भी किया, लेकिन दूसरे सभी रास्तों का ट्रैफिक भी एक ही रास्ते से निकलने की वजह से वहां जाम लग गया, जिसमें कई अस्पतालों की एम्बुलेंस भी फंसी नजर आई। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के द्वारा जो नेशनल हाईवे 9 बंद कर दिया गया, उसके बाद कई एम्बुलेंस भी यहां पर फंसी। क्योंकि सबको अपनी मंजिल पर पहुंचने की जल्दी थी तो कई गाड़ियों के बीच में फंसी उन सभी एम्बुलेंस को काफी देर तक आगे बढ़ने के लिए इंतजार करना पड़ा। हालांकि एम्बुलेंस ड्राइवर लगातार सायरन बजाते रहे ताकि उन्हें आगे जाने का रास्ता मिल सके। जब काफी देर तक एम्बुलेंस अपनी जगह से टस से मस नहीं हो पाई तो दिल्ली पुलिस आगे आई। पुलिस वालों ने वहां लगे कुछ बैरिकेड को हटाया और एम्बुलेंस को जैम से निकलने में मदद की। यूपी में चुनाव लड़ने के ऐलान के आम आदमी पार्टी के ऐलान के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया लखनऊ पहुंचे। वहां एक स्कूल को देखने जाते वक्त उन्हें पुलिस वालों ने रोक दिया, जिसके बाद उन्हें उनकी वहां मौजूद पुलिस वालों से बहस हो गई। एक पुलिसकर्मी ने मनीष सिसोदिया की बात पुलिस कमिश्नर से भी करवाई, लेकिन उन्होंने भी उनको आगे जाने से रोक दिया। इस बीच आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर ही जमकर नारेबाजी भी की। काफी देर सड़क पर ऐसे ही हंगामा चलता रहा, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें आगे नहीं जाने दिया, जिसके बाद मनीष सिसोदिया ने उत्तर प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। सिद्धार्थ सिंह का कहना है कि हमने भी कुछ सवाल आपसे पूछे थे, जो दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था है, कितने एम्स बनाए या अन्य जो सवाल हैं, आपने यूपी पूर्वांचल के लोगों का इसीलिए उन्होंने खुली बहस की चुनौती दी थी ना। मैं उस खुली बहस के लिए आया हूँ। मैं भी जानना चाहता हूँ, मैंने भी उन्हें कहा है कि भाई पूरे उत्तर प्रदेश में 10 स्कूल ऐसे बता दो जहाँ आपने कायाकल्प किया हो, जहाँ के रिजल्ट अच्छे हो गए हों, जहाँ के बच्चे अब कंपटीशन में जाने लगे हों। हम आपको 1000 स्कूल बताते हैं जिनका कायाकल्प हुआ है। हम इसको सैकड़ों स्कूल ऐसे बताते हैं आपको जहाँ के बच्चे अब कंपटीशन में इतने शानदार जाने लगे हैं कि एक स्कूल से 5-5 बच्चे तक, एक स्कूल से 30-30, 35-35 लड़कियाँ तक आज नीट क्लियर कर रही हैं। हम आपको ऐसे स्कूल बताते हैं, हम आपको दिखाते हैं स्कूल। 98% रिजल्ट दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूलों का हो गया। आप 74% के रिजल्ट पे बैठे हुए हैं। आप बताइए ना कहाँ काम किया है। बहस करने के लिए मैं आया हूँ। मनीष सिसोदिया को स्कूल देखे जाने से रोकने और उत्तर प्रदेश के मंत्रियों के सामने नहीं आने से खफा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी एक ट्वीट किया और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिल्ली के स्कूल देखने के लिए आमंत्रित कर दिया। उन्होंने लिखा, योगी जी, आपने मनीष जी को आमंत्रित करके भी अपने स्कूल नहीं दिखाए। दिल्ली के शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री को पुलिस भेजकर यूपी के स्कूल देखने से रोक दिया। मैं आपको दिल्ली आमंत्रित करता हूं, आप दिल्ली आएं, मैं आपको दिल्ली के शानदार स्कूल दिखाऊंगा। पटना में पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र के कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ मार्च निकाला। कृषि सुधारों के विरोध में ये लोग विधानसभा और राजभवन का घेराव करने के लिए सड़कों पर उतरे, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे जन अधिकार पार्टी का ये मोर्चा ज्यादा दूर तक नहीं पहुंच पाया। पहले से मुस्तैद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पानी की बौछार की, हालांकि उसका कुछ खास असर हंगामा करने वालों पर नहीं पड़ा। इसके बाद पुलिस पूरी तरह एक्शन में आ गई और उसने हंगामा करने वालों को वहां से खदेड़ना शुरू कर दिया।
पुलिस के बदले तेवर देखकर कुछ लोग तो तुरंत वहां से भाग गए, लेकिन जो कोई भी पुलिस की पकड़ में आया उस पर लाठियां बरसाने के बाद ही उसे छोड़ा गया। कृषि सुधारों के विरोध में पप्पू यादव की पार्टी की कई महिला कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरी, जिन्हें वहां मौजूद पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए तुरंत हिरासत में ले लिया। टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज युजवेंद्र चहल शादी के बंधन में बंध गए। क्रिकेटर युजवेंद्र चहल मंगलवार को अपनी मंगेतर धनश्री वर्मा के साथ शादी के बंधन में बंध गए। चहल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शादी की फोटोज शेयर की। दोनों ने आईपीएल के 13वें सीजन से पहले सगाई की थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साल 2020 के लिए 39 पुलिस अधिकारियों को केंद्रीय गृह मंत्री विशेष अभियान पदक दिए जाने की अनुशंसा की। इनमें दिल्ली, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु और केरल के अधिकारी हैं। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में पुलिस ने कारखाने पर छापा मारकर वहां से 400 किलो नकली घी के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बिहार के छपरा में रिहायशी इलाके में विशालकाय अजगर के आ जाने से हड़कंप मच गया। हालांकि वन विभाग की टीम ने उसका रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ दिया। हरियाणा सरकार ने कोरोना महामारी की वजह से फैसला लिया है कि 1ली से 8वीं क्लास तक फिलहाल ऑनलाइन ही पढ़ाई करवाई जाएगी, जबकि 9वीं से 12वीं तक सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक क्लास चलेंगी। यूपी के बहराइच में एक लड़के ने एक तांत्रिक की बात मानकर एक छात्रा पर तेजाब फेंक दिया, जिसमें छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। केरल के कोच्चि में पीएफआई से जुड़े छात्र संगठन कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस संगठन के कार्यकर्ता पिछले हफ्ते हुई अपने सचिव की गिरफ्तारी के खिलाफ सड़कों पर उतरे और नारेबाजी करते हुए कोच्चि में ईडी दफ्तर का घेराव करने के लिए आगे बढ़े। उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने ईडी दफ्तर से काफी पहले बैरिकेड लगाए थे, लेकिन प्रदर्शनकारी जैसे ही उसके करीब पहुंचे तो उन्होंने बैरिकेड गिराने के लिए उस तरफ दौड़ लगा दी। हंगामा करने वाले कुछ लोग बैरिकेड के ऊपर चढ़ गए और उसे खींचकर गिराने की कोशिश करने में जुट गए। दूसरी तरफ से पुलिस ने भी पूरा जोर लगा दिया और बैरिकेडिंग नहीं गिरने दी। पुलिस की सख्ती के आगे बेबस होकर विरोध जताने के लिए सभी लोग सड़क पर बैठ गए। इस प्रदर्शन में कई लड़कियां भी शामिल रहीं, जिन्होंने सड़क पर बैठकर बहुत देर तक नारेबाजी की। थोड़ी देर बाद फिर से प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड गिराने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी पुलिस ने उनकी कोशिश नाकाम कर दी। प्रदर्शनकारियों ने अपने संगठन के सचिव रऊफ शरीफ को रिहा करने की मांग पर काफी देर तक हंगामा किया, जिसे मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पिछले हफ्ते ही ईडी ने गिरफ्तार किया। साथ ही उस पर हाथरस केस में दंगा भड़काने की साजिश के भी आरोप हैं। पीएफआई के छात्र संगठन कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के सचिव रऊफ शरीफ को तिरुवनंतपुरम के एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था और जांच करने पर ईडी को उसके बैंक खातों से करोड़ों के लेन देन की जानकारी मिली थी। हाथरस केस में कुछ महीने पहले यूपी पुलिस ने पीएफआई से जुड़े 4 लोगों को यमुना एक्सप्रेसवे से भी गिरफ्तार किया था और उनसे एक लैपटॉप समेत कई चीजें जब्त की थी। उसी लैपटॉप से पुलिस को इस मामले में रऊफ शरीफ के कनेक्शन का पता चला था और आरोप है कि गिरफ्तार किए गए लोगों को हाथरस तक पहुंचाने के लिए पैसे रऊफ शरीफ नहीं दिए थे और वो वहां दंगे भड़काने की साजिश भी रच रहा था। पंजाब के गुरदासपुर में सुरक्षा बल के जवानों ने एक AK-47 राइफल और 30 जिंदा कारतूस बरामद किए। खबर है कि भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर 11 हैंड ग्रेनेड मिलने के बाद तलाशी अभियान के समय यह हथियार बरामद किए गए। यह हथियार सीमा पार से एक ड्रोन के जरिए भारतीय सीमा में भेजे गए थे, लेकिन उस ड्रोन पर सुरक्षा बल के जवानों की नजर पड़ी और जवानों ने इस पूरे इलाके में तलाशी अभियान तेज कर दिया, जिसमें यह हथियार भी पुलिस वालों को मिल गए। इस राइफल को एक रस्सी की मदद से ड्रोन से नीचे उतारा गया था। पंजाब में आड़तियों के खिलाफ छापे पर सियासी घमासान छिड़ गया। पंजाब में आड़तियों के घर पर हुई छापेमारी पर सियासी घमासान छिड़ गया। इनकम टैक्स की टीम ने राज्य के 8 से अधिक आड़तियों के घर पर रेड की, जिसके बाद उन्होंने इसके तार किसान आंदोलन से जोड़ दिए, क्योंकि ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ वो सिर्फ किसान आंदोलन है। कांग्रेस ने भी कुछ इसी अंदाज में आयकर विभाग की कार्रवाई पर सवाल उठाए। केंद्र सरकार ये महसूस करती है कि किसान के घर में कोई परेशानी होती है तो आड़ती उनकी बांह पकड़ता है। जिसके बाद केंद्र सरकार ने ट्वीट के जरिए विरोधियों से सवाल पूछा कि वो इस कार्रवाई से नाराज क्यों हैं। अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद वो घर में क्वारंटीन हो गई। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर सर डॉन ब्रैडमैन की बैगी